टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का ये अगला टेस्ट सीरीज है और ये क्लास 6 to 8 के लिए हैं और ये हमारा कौन सा टेस्ट सीरीज है तो आप देख सकते हैं ये 5वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले भी सामाजिक विज्ञान के बहुत वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। सबका प्लेलिस्ट जो है कि अलग अलग बना हुआ है, क्लास 9th और 10th के लिए भी या 6 to 8 के लिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न और शुरू करते हैं इसे। पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 का किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था और इसके लिए सही जवाब हैं यानी कि मैकाले का रिपोर्ट था वो। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया था और लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि इंग्लैंड का सामान्य जो व्यक्ति होता है वो भी बहुत अधिक बुद्धिमान और काफ़ी चालाक होते हैं यानी कि सद्गुणी होते हैं, जबकि भारत के लोग असभ्य, जंगली, गंवार, लोभी, दगाबाज और अंधविश्वासी होते हैं। और लॉर्ड मैकाले ने भारत में क्लर्क बनाने हेतु अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की वकालत की थी। और इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि राष्ट्र गुफ्तार ये अखबार का नाम था जिसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका अगला प्रश्न अब 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी और हरिजन पत्रिका भी गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी। इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा अखबार था जो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। ये अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि अमृत बाजार पत्रिका वो अखबार था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख समाचार पत्र था और इसके संपादक कौन थे तो शिशिर कुमार घोष थे और मोतीलाल घोष। 1868 में ये प्रकाशन इसका किया गया था। इसका 75वां प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और इसका सही जवाब है उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे और लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था तो उसमें पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसका अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। चेरी का नाम किसे दिया था तो इसका सही जवाब है यानी कि अवध साम्राज्य को उसने चेरी का नाम दिया था यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। और इस तरीके से 1856 में अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगा करके वो अंग्रेजी शासन में कर लिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। ये 77वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब होगा यानी कि इल्तुतमिश इसका सही जवाब है। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। इल्तुतमिश लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था और जो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और सिक्का भी चलवाया था। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक था और इल्तुतमिश जो है कि दास वंश का वास्तविक संस्थापक था। इस तरीके से आप इसका अगला प्रश्न देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये 78वां प्रश्न है। मुगल बादशाह यानी कि जो अकबर द्वितीय थे उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था और अकबर द्वितीय ने इन्हें अपना दूत बनाकर 1830 में यूके भेजा था। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका सही जवाब यानी कि अकबर द्वितीय होगा। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू था। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी है। और आप जानते हैं कि गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो विनोबा भावे थे, जबकि दूसरे जो सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे तो ये ब्रह्मदत्त थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इस तरीके से आप इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। ये इसका नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि कुब्बत उल इस्लाम। ये मस्जिद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी
और कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही प्रसिद्ध सूफी संत यानी कि जो ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और जिसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा आपने पढ़ा होगा, यानी कि इसका तो सही जवाब ऑप्शन सी है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं किया था, हालांकि उसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। इस तरीके से इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। दांडी यात्रा से जिस आंदोलन का शुरुआत हुआ था उसका नाम है यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और महात्मा गांधी ने नमक कानून को भंग करने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था साबरमती आश्रम से, और अपने 78 सहयोगियों के साथ ही यात्रा प्रारंभ किया था। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी तट पर पहुंच करके नमक बना करके और इस नमक कानून को भंग किए थे, और इस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था यानी कि 1942 में, इसका सबसे पहला कारण क्या था, और इसका सही जवाब है यानी कि क्रिस मिशन की जो असफलता थी वो इसकी सबसे मुख्य कारण थी। और देखते हैं इसका अगला प्रश्न यहाँ से कि इसका 83वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, ये बताना है। साइमन कमीशन का विरोध यार मतलब क्यों हुआ था ये बताना है। तो साइमन कमीशन काफ़ी चर्चित कमीशन था, इसके विषय में आपने अवश्य पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को ये आयोग बनाया गया था, यानी कि इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी जो हैं कि ब्रिटिश थे, यानी कि इसमें भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। और इसलिए जब 3 फरवरी 1928 को ये कमीशन मुंबई पहुंचा था तो भारत के लोगों ने इसके विरोध में काले झंडे दिखाए थे और इसका काफ़ी पुरजोर तरीके से विरोध किया गया था। इसका सही जवाब है यानी कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यही जो है कि भारतीयों के बौखलाहट का प्रमुख कारण बन गया। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जबकि आप ये भी जान सकते हैं कि साइमन कमीशन आखिर क्यों बनाया गया था। साइमन कमीशन बनाया गया था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए परिस्थितियों को देखना था, तो उसके लिए भारतीयों का होना उसमें ज़रूरी था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। किताबुल हिंद किसकी रचना है ये बताना है, और इसका सही जवाब होगा कि किताबुल हिंद जो है कि एक विद्वान यात्री था जिसका नाम था अल-बिरूनी, उसने इस किताब को लिखा था। और अबू रेहान अल-बिरूनी उसका पूरा नाम था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और 10 वर्षों तक पंजाब में रह करके भारतीय धर्म, दर्शन, पुराण और आदि का अध्ययन किया था। और अल-बिरूनी जो है कि भारतीयों के संकीर्ण मानसिकता के बारे में भी लिखा है। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि किताबुल हिंद जो है कि पुस्तक को 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है अल-बिरूनी है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सहायक गठबंधन ये बताना है कि 1798 में किसके द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप की नीति थी। ये नेक्स्ट प्रश्न है और इसका सही जवाब यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली है। लॉर्ड वेलेस्ली के विषय में आप जानते हैं कि उसने सहायक संधि भी शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो और सहायक संधि का भी प्रयोग उसने किया था भारत में, आप देख सकते हैं। और सहायक संधि से कंपनी का प्रभुत्व भारत में स्थापित हो गया था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ये 86 नंबर प्रश्न है। और द्वैध शासन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और बंगाल में द्वैध शासन 1765 में लागू किया गया था। और बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, तो उसके थे लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासक यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया था, और उसे ही द्वैध शासन का जनक भी माना जाता है। और इसका प्रश्न यहाँ से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, यानी कि 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। और सारनाथ इस ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, तो वो पाली भाषा में दिया था, यानी कि आप इसे भी देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिर उपदेश दिया था सारनाथ में, ये तो काफ़ी प्रचलित है और सब लोग जानते हैं। आखिर ये किस भाषा में दिए थे, तो इसका सही जवाब होगा यानी कि पाली भाषा में दिया था।
गौतम बुद्ध के विषय में जानते हैं कि उनका जो जन्म है 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न हम देख सकते हैं कि पुरातात्विक स्थल यानी कि इमाम गांव कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल है इमाम गांव और ये कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और इमाम गांव ये किस प्रकार का पुरातात्विक स्थल है, तो ये ताम्रपाषाण युगीन बस्ती हैं, यानी कि यहाँ पे जो है कि ताम्रपाषाण युग से अवशेष मिले होंगे। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न हम देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के और 1918 तक चला था, यानी कि 4 वर्षों तक इसका प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख इसका तत्कालिक जो कारण था, यानी कि आप ऑप्शन में ही देख सकते हैं कि फर्डिनेंड की सेराजेवो में जो हत्या हो गई थी और ये इसके लिए तत्कालिक कारण बन गया था। फर्डिनेंड यानी कि जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। और इस तरीके से इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। ये अगला प्रश्न बताना है आपको कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के संस्थापक कौन थे, यानी कि प्रमुख कौन थे। तो इसका सही जवाब है यानी कि माओ जेडोंग इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और माओ त्से तुंग ने 1949 में साम्यवादी पार्टी की ओर से चीन में प्रथम राष्ट्रपति वो बने थे। और इस तरीके से भारत में अगर हम देखें तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक थे एम.एन. रॉय। इस तरीके से ये प्रश्न एक बार रिपीट भी हो चला है, आप मिलेगा किसी न किसी सेट में। ये अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट इनमें से कौन सा द्वीप स्थित है। आप देख सकते हैं इसका 91 प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि गैलापागोस इसका सही जवाब होगा। और ये प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं और ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध हैं और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि इसका 92 प्रश्न होगा कि कश्मीर की घाटी किसके बीच में स्थित है। ये 92 प्रश्न है। कश्मीर की घाटी ये पीर पंजाल और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। जो सही जवाब इसके लिए ऑप्शन सी होगा। और आप देख सकते हैं कि जो जास्कर है वो कारगिल जिले की एक तहसील है जो लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि कोंकण रेलवे, ये देखना है कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती हैं। कोंकण रेलवे जो है वो किस राज्य से गुजरती हैं, तो ये रेलवे जो है क्रमशः महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से गुजरती हैं। यानी कि इसमें देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हैं ऑप्शन में, गोवा भी है, कर्नाटक भी है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। इसका अगला प्रश्न है कि किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये देख लीजिए आप, नाम ठीक से देखिएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन इसमें बी दिया हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं और भी नेशनल पार्क बहुत सारे अपने देश में हैं और सबसे प्रश्न बनते ही रहते हैं, यानी कि इसमें जैसे कि जिम कॉर्बेट है नेशनल पार्क, वो भी हैं और उसकी स्थापना 1936 में की गई थी और देश का पहला नेशनल पार्क है और इसे हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि जिम कॉर्बेट कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इस तरीके से जो बांदीपुर नेशनल पार्क हैं जो कर्नाटका में है और कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, जबकि गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। ये सब इससे संबंधित कुछ बातें हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, आप जानते हैं, टाइगर एस्टेट के नाम से उसे जानते हैं। और जो रणथंभौर जो है ये नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो राजस्थान में है और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। ये सब इसके लिए कुछ संबंधित बातें थी। अगला प्रश्न है कि गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक पदार्थों की तस्करी के विश्व विख्यात है, यह किस देश में है। देख लीजिएगा, गोल्डन त्रिभुज जो है एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए एक विश्व विख्यात हैं, यह किस देश में है, ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि ये किस देश में है, तो देख लीजिएगा ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस देशों में इसका एक समूह है और ये तीनों देश दक्षिण पूर्वी एशियाई के हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन होगा, यानी कि एक से अधिक इसके लिए राइट आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब आयोजित किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल ये आयोजित कब हुआ था, और इसका सही जवाब है 1997 में इसे आयोजित किया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जो जापान का एक शहर है वहाँ पे आयोजित किया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भी है जो कि ओजोन परत संरक्षण से हैं और यह 1989 में प्रभावित हुआ था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यानी कि 1989 में लागू किया गया था इसको,
तो इस तरीके से आप इससे संबंधित बातें देख सकते हैं। और हालांकि इसका जवाब 1997 है। और इसका अगला प्रश्न है कि अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। आप देख सकते हैं अरल सागर ये सवाल है, और ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो इसके लिए सही जवाब है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसके लिए सही जवाब हैं। और यह क्या है, तो एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है ये अरल सागर। इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि पहला ऑप्शन होगा। और इसका अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे सवाना जलवायु पाई जाती है। इसके लिए सही जवाब है क्वींसलैंड उसका नाम है। इस तरीके से ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नहर का वह चैनल, आप हाथ इससे देख सकते हैं 99 प्रश्न है ये, कि नहर का वह चैनल जो जहाँ पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है कि उसे प्रवाह चैनल के नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे ऊंचा जो है यानी कि जो गुरुत्वीय बांध है वो भाखड़ा नांगल बांध है। इस तरीके से आप देखते हैं इसका अगला प्रश्न कि संपूर्ण भारत का औसत घनत्व, यानी कि देखा जाए तो हमने भारत पढ़ लिया, पृथ्वी लिखा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व ये बताना है कि कितना है। संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 जो है कि वो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और पृथ्वी ये गेंद के समान है परंतु पूर्ण रूप से गोल नहीं है, इस तरीके से। और पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही इसका विषुवतीय भाग है कुछ उभरा हुआ है तथा ध्रुवीय भाग कुछ चपटा हुआ सा है। इस तरीके से इसका सही जवाब है कि इसका जो संपूर्ण घनत्व होता है वो 5.5 होता है। और फॉकलैंड द्वीप ये किस सागर में स्थित है। ये अगला प्रश्न है कि फॉकलैंड द्वीप ये किस सागर में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब है कि यानी कि जो अटलांटिक महासागर में है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। और यहाँ पर जो दिया है ये अटलांटिक महासागर में ही जो है कि देखिए यहाँ पे और भी द्वीप हैं, यानी कि उसमें बरमूडा और कैरेबियन जो द्वीप समूह है वो भी अटलांटिक महासागर में भी अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है। भारत में जो लौह अयस्क है वो किस क्रम की शैल में पाया जाता है। इसका सही जवाब है, देख लीजिए इसमें जो ये लौह अयस्क हैं भारत में यानी कि धारवाड़ एवं कुडपा युगीन आग्नेय शैलों में पाया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं कि धारवाड़ भी दिया हुआ है और कुडपा भी दिया हुआ है, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब हैं। देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि लौह अयस्कों के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए लोहे की जो 4 अयस्क होते हैं यानी कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट जो होता है ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं। और इन अयस्कों में लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो मैग्नेटाइट में पाई जाती है यानी कि 72%। इसके पश्चात जो है कि हेमेटाइट होता है जिसमें 50 से 60% लोहा पाया जाता है। और भारत में हेमेटाइट किस्म का जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जबकि भारत का जो 98% यानी कि जो कोयला होता है वो गोंडवाना प्रकार के यानी कि चट्टानों में पाया जाता है। इस तरीके से हम इसके आगे बढ़ते हैं और इसका देखिए 103 प्रश्न ये हैं, यानी कि उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है। और इसका सही जवाब है कि ये गुलमर्ग में स्थित है। गुलमर्ग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। और इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि हो गया गुलमर्ग। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये बताना है। 104 प्रश्न है इसका। और एक तरफ से देख सकते हैं कि कुछ नदियों के नाम है और दूसरे तरफ जो है कि उसमें नदियाँ हैं, और ये बताना है कि शायद ये कौन सी नदी किस शहर से संबंधित है। देख लीजिएगा जो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी तट पर जबलपुर अवस्थित है, लेकिन यहाँ पे सतना दिया हुआ है। ये पहला ही जो प्रश्न है जो कि सुमेलित नहीं है, आपको ऑप्शन पहले ही मिल गया। जबकि देख सकते हैं कि जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे हैं, बद्रीनाथ ये अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके से नर्मदा नदी का संबंध किससे होना चाहिए, तो ये जबलपुर से होना चाहिए था जो कि सतना दिया हुआ है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से कौन सा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे सामने है। और देख सकते हैं कि जो ऑप्शन में दिए गए यानी कि जो कोचीन है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, ये सभी जो है कि भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और इस तरीके से भारत में कृत्रिम बंदरगाह भी हैं, जैसे कि एनौर हैं, चेन्नई हैं, ये सब जो है कि भारत में कृत्रिम बंदरगाह हैं। जबकि चेन्नई बंदरगाह है ये देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों इसके लिए सही जवाब हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है। भरतपुर सैंक्चुअरी
ये किस राज्य में स्थित हैं? अब अगला प्रश्न है। तो भरतपुर का संबंध देखते हैं, राजस्थान में है और राजस्थान के भरतपुर जिले में एक पक्षी अभयारण्य भी हैं और इसे केवलादेव यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। और केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसकी स्थापना यानी कि उसे कब घोषित किया गया था? तो 1982 में घोषित किया गया था। इस तरीके से इसका सही जवाब यानी कि राजस्थान होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और भारत में अगर देखें तो सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल कहाँ ज़्यादा है यानी किस राज्य में है? तो इसके लिए मध्य प्रदेश इसका सही जवाब होगा। और भारत में ये आप देख सकते हैं, फिलहाल इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हमने बताया आपको कि इसका आंसर बी है, हिमालय क्षेत्र में। अब देख लीजिए, हम जो बता रहे थे कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और ये है कि 2021 का जो भारतीय वन रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं उसके अनुसार भारत में वन कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं? तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये 24.62% यानी कि 24.62% पर जो है कि ये भारत का आंकड़ा है 2021 का, जो ये वनों का प्रतिशत है भारत में जो वन फैले हुए हैं। और सर्वाधिक अगर वन देखे जाए, अगर देखिए अगर वनों का सर्वाधिक प्रतिशत अगर आप देखिएगा तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम है। यानी कि मिजोरम में यानी कि कुल 84% हिस्से पर यानी कि 84.53 आप मान सकते हैं कि 85% हिस्सों पर यानी कि 85% जो वन है वो मिजोरम में राज्य में है। तो वन प्रतिशतता के मामले में मिजोरम आगे हैं, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा तो मध्य प्रदेश आता है। और दोनों को ध्यान से देखना होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल काफ़ी आसान सा प्रश्न है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और हम ये भी जानते हैं कि भारत जो है कि ये क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं अब कि भारत में इसके संबंध में एक और बातें हैं कि भारत में विश्व की आखिर कितनी आबादी निवास करती हैं? तो इसका सही जवाब है यानी कि भारत में कुल विश्व की आबादी की 17.5% आबादी है अकेले भारत में निवास करती हैं। और इसका अगला प्रश्न है कि किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और ये किम्बरले जो है कि हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये कहाँ है? तो ये है कहाँ आखिर ये खदान? तो दक्षिण अफ्रीका का सोना और हीरा उत्पादन में प्रमुख स्थान होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किम्बरले जो है कि ये हीरे की खान है और ये विश्व की सबसे बड़ी खान भी हैं, आपको ये बता दें। और इसका अगला प्रश्न है, इसमें देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है कि भूप्रपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? आप देख सकते हैं 98% जो भाग है भूप्रपट्टी का वो 8 तत्वों से बना हुआ है। और इन तत्वों में कौन शामिल नहीं है देख सकते हैं। तो देखिए इसमें सिलिकॉन भी है, कैल्शियम भी है और इसमें कार्बन जो है कि कार्बन जो है कि इसमें नहीं होता है, यानी कि सिलिकॉन और कैल्शियम होता है, कार्बन इसमें नहीं शामिल होता है 8 तत्वों में। अब देख लीजिएगा, आप नाम उसका सुन लीजिए कि उसमें से 8 तत्व कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए उसमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। और इस तरीके से ये 8 तत्व हैं। और इसके बाद से एक और तत्व पाया जाता है जिसका नाम है निकेल। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। तो देख लीजिए भूप्रपट्टी पर जो उपलब्ध तत्व है इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है ऑक्सीजन की, यानी कि 46% से भी ज़्यादा होती है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। जबकि संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले अगर 8 तत्वों का प्रतिशत जानिएगा तो पृथ्वी पर कौन से तत्व सबसे ज़्यादा हैं? तो लोहा इसके सबसे ज़्यादा इसका मात्रक है। तो इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी आसान सा प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जबकि यहाँ पे तदर्थ ये दे रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद के तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि सिर्फ अगर झंडा समिति की बात करें तो उसका अध्यक्ष जो है कि JB कृपलानी को बनाया गया था। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? समवर्ती सूची हम जानते हैं कि जिस पर राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार जो है कि उस पर कानून बना सकती हैं, लेकिन इसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो देख लीजिए इसमें रक्षा जो है
ये रक्षा इसमें शामिल नहीं, जबकि शिक्षा है और वन है ये दोनों ही समवर्ती सूची हैं, यानी कि ये दोनों ही क्षेत्र हैं जो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के अधीन आते हैं। जबकि जो रक्षा है, ये रक्षा किसका मामला है, तो रक्षा ये संघ सूची का विषय है। और समवर्ती सूची को आखिर भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से, तो इसके लिए सही जवाब है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी कि समवर्ती सूची को। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय अभी वर्तमान में है, तो इसके लिए सही जवाब यानी कि 52 है। तो यहाँ से आपने 3 बातें देखा कि समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और रक्षा जो है ये रक्षा है, रेलवे है, डाक है, ये सभी जो है कि ये संघ सूची के विषय हैं, यानी कि जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती हैं। इसका अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति दी थी। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के लिए काम किया था या अपनी संस्तुति को पेश किया था, तो इसका सही जवाब यानी कि स्वर्ण सिंह समिति है। और उसी के आधार पर भारत में यानी कि मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के तहत। और आखिर मौलिक कर्तव्यों को कहाँ रखा गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है और अनुच्छेद का नाम है यानी कि अनुच्छेद 51A के तहत उसको रखा गया है। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं, ये बताना है। इसके लिए कितनी सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो अभी हम उसके विषय में पढ़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, जिसे राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। संघ सूची में 98 विषय हैं वर्तमान में, समवर्ती सूची में 52 हैं और राज्य सूची में 59 विषय हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा और इसका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमा दान शक्ति से संबंधित है, और इसका सही जवाब यानी कि अनुच्छेद 161 है। यानी कि राज्यपाल क्या होता है, तो किसी भी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ पे एक हम देखिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं अब यहाँ से कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है। 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगरपालिका से संबंधित है और आखिर इसको ये बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग इसमें जोड़ा गया है, तो इसके लिए सही जवाब यानी कि भाग 9A से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। इसका सही जवाब यानी कि संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 4 में क्या है, तो हम जानते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है जो भाग 4 में है और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं या ऐतिहासिक स्थल हैं उसको संरक्षण देने का कार्य करेगा। इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। 118वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ सकता है, जो कि ऑप्शन में है, यानी कि सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। ये अगला प्रश्न है और ये इसका अनुच्छेद 198 में जिक्र किया गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है। आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है और इसका नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 है और ये जो इसमें विभिन्न सूचियों का संबंध जो है कि विभिन्न विषयों से दिया गया है। इसका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का शब्द का उल्लेख किया गया है। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 112 जो है वो बजट से संबंधित हैं। और बजट क्या है, तो एक तरीके से वार्षिक वित्तीय वितरण है, इस शब्द का उल्लेख किया गया है यानी कि बजट के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन में कुल मिलाकर 15% तक सीमित कर दिया। किसी नहीं बल्कि किस होना चाहिए था, किस संशोधन ने, तो इसका सही जवाब देख सकते हैं आप इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि 91 इसका जो सही जवाब है, यानी कि जो 91 संशोधन हुआ था वो मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया था। और ये 2003 में ये संशोधन हुआ था और उसके अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या
संबंधित सदन यानी कि जो लोकसभा है या विधानसभा है उसके कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न और देखते हैं कि दिया हुआ है इसमें कि भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिका से कौन सी सूची संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची का संबंध जो है कि नगरपालिका से है, जो कि संविधान का संशोधन 74वां है, यानी कि 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। और इस सूची में यानी कि नगरपालिका यानी कि जो नगर निकाय हैं उसको कुल 18 विषय दिए गए थे, जबकि आपको याद होगा कि पंचायतों के लिए कितने विषय का प्रावधान किया गया है, तो 29 विषय का प्रावधान किया गया है, जिसका संबंध जो है कि वो किससे हैं, तो वो 73वें संविधान संशोधन से हैं। और इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 125वां प्रश्न होगा कि सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है। 125वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि 10 अक्टूबर 2006 इसके लिए सही जवाब होगा। बाकी बातों को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। और इसके लिए सही जवाब यानी कि ऑप्शन बी है, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो इसके लिए पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल हैं। पंचायती राज के जो विषय है वो राज्यों का विषय है। ये आप सभी जानते हैं कि चूँकि राज्य सरकारों का काम होता है कि चूँकि पंचायतें जो होती हैं वो राज्य सरकार के अधीन होती हैं, तो इसलिए ये राज्य सूची का विषय है। और पंचायत जो है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इस तरीके से हम देखते हैं आगे इसको 128वां प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी है। और इसका अगला प्रश्न यहाँ से फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का वर्णन किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य है भारत, और इसका ये कहाँ किया गया है, इसका जिक्र कहाँ किया गया है आप देख सकते हैं। तो जो संविधान में जो भाग 4 हैं यानी कि जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और अगला प्रश्न है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि केशवानंद भारती मामला जो आया था 1973 में। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योगों को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। और इस तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूरा नाम क्या है, गेट का पूरा नाम क्या होता है, आप इसका देख सकते हैं ऑप्शन है। और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन इसमें से ऑप्शन सी होगा, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये इसका पूरा नाम होता है गैट का। 133वां प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है। राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है यानी कि सरकार के कुल प्राप्ति और कुल देयों के बीच का जो अंतर होता है उससे राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। 134वां प्रश्न है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, उसमें उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और इसका सही जवाब है यानी कि उसको 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और इसका नेक्स्ट यहाँ से हम देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ से है कि 135वां प्रश्न है कि जनजातियों यानी कि जनजातीय ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खदान बैंक योजना 24 नवंबर 2004 किसके द्वारा चलाई गई थी। 135वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति की मंजूरी कब प्रदान की थी। 137वां प्रश्न है, आप काफ़ी आसान है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं, 2007 इसके लिए सही जवाब होगा। और इसका अगला प्रश्न है कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है। और इसे जो है कि किस नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन यानी कि बी है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था यानी कि बेलग्रेड में हुआ था ये। और यानी कि यह जो ब्राज़ील के शहर यानी कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इस तरीके से इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी होता है उसका मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण के अनुसार करती हैं। इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन ए है, यानी कि अधिक लागत दृष्टिकोण से एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वेटन वुड्स समझौते के तहत
कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली आरंभ की गई थी? 139वां प्रश्न है और जिसके लिए सही ऑप्शन यानी कि 1944 होगा। 140वां प्रश्न है कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त या अदृश्य या छिपी हुई जो बेरोजगारी है उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण क्या है? यानी कि कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ है और इसलिए कृषि के क्षेत्र में अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? ये सब एक तरीके से डिफिनीशन जैसे सवाल हैं और इसका सही जवाब यानी कि उसे आय के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न है कि टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि उसको वस्तु विनिमय यानी कि उसे जो है कि बार्टर सिस्टम इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आप जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन काल में प्रचलित थी और जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं को अदला बदली करके लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जबकि इसका अगला प्रश्न है 143वां प्रश्न है कि उसमें बताना है कि ये जो इसमें से कौन जो है कि एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की यानी कि जो खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। 143वां प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। ये सभी जो है कि ये थ्योरेटिकल हैं और इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे बताना है कि जिसे कब लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को कब लागू किया गया था और ये 1986 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो तृतीय क्षेत्र होता है यानी कि जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वो भारत में मुख्य आय का मुख्य जो है कि वो स्रोत हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ये बताना है। एशियाई विकास बैंक ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये फिलीपींस में है। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर और 1966 को। 68 जो है कि इसके सदस्य देश हैं अभी। और नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत, ये बताना है कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत जो है कि किसमें ये निरंतर वृद्धि से होता है, यानी कि आप देख सकते हैं इसको। और इसका सही जवाब यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि जीडीपी इसके लिए सही जवाब होगा। 148वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये क्या है बताना है और इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्त शासी अंतर सरकारी संगठन है। और इसका अगला प्रश्न है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि 149वां प्रश्न है कि उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? 149वां प्रश्न है और इसका सही जवाब यानी कि बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं उसे कहा जाता है। और 150वां प्रश्न है, यानी कि इसका आखिरी प्रश्न है कि द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 150वां प्रश्न है और इसका सही जवाब यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं इसके सही जवाब हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 5वां टेस्ट सीरीज था और इसके बाद से सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज को अपलोड करना है, यानी कि इसमें 4 और 3 ये जो है कि 2 बाकी हैं। उसके बाद से ये पूरा 16 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा।